वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग अपना सेशन रिज्यूम करते हैं। हम लोगों ने प्रेजेंटिव स्कीम की दूसरी वाली जो स्कीम थी उसको हमने टच कर लिया था और हमने उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लिया था। अभी हमने बहुत ज़्यादा नहीं उस स्कीम के बारे में पढ़ा है, थोड़ा बहुत हमने सिर्फ पढ़ा है और उतना पढ़ा है जितना हमें ITR 4 भरने में काम आने वाला है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमने एक सबसे पहले आपको स्कीम बताई थी, हमने एक सबसे पहले आपको स्कीम बताई थी जो थी सेक्शन 44 ADA की स्कीम, जो कि बिजनेस क्लास के लिए थी। किसके लिए थी? बिजनेस क्लास के लिए। और अब हमने आपको जो स्कीम बताई थी, कौन सी? 50% वाली। वो स्कीम थी वो स्कीम थी प्रोफेशनल्स के लिए। वो स्कीम किसके लिए थी? प्रोफेशनल्स के लिए। चलिए अब इसमें कुछ बातें हम और ऐड ऑन करेंगे आपके साथ। सबसे पहली बात तो ये कि क्या इस स्कीम में पैसा कैश में लिया हो और कैश में ना लिया हो, क्या इस बात का कोई फर्क पड़ेगा? मुझे आप चैट बॉक्स में यस और नो में आंसर करिए कि क्या जो ग्रॉस रिसीट है, ग्रॉस रिसीट को हम लोग टर्नओवर भी बोल सकते हैं, हम लोग सेल्स भी बोल सकते हैं, सेल ऑफ सर्विस। क्या इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? यस और नो में जवाब दीजिए कि पैसा कैश में लिया है या नॉन कैश में लिया। प्रमोद ने बोला नो, नहीं पड़ेगा। संदीप आप भी बोल सकते हैं, ठीक है। जितना समझ में आया उसके गलत सही कुछ बोलेंगे पता चल जाएगा, ठीक है। हम लोग चैट बॉक्स में चैट करते हैं। चलिए, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पैसा कैश में लिया हो या न लिया हो। हमारी 44 AD की जो स्कीम थी, जो बिजनेस क्लास वाली थी, वहां पर इस बात का फर्क पड़ता था। अगर कैश में लिया है तो 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना है, और अगर बैंकिंग मोड से लिया है तो 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। लेकिन क्या प्रोफेशन में आकर के क्या इस बात का फर्क पड़ने वाला है कि 50 लाख में कितना पैसा कैश में लिया है, कितना पैसा नहीं लिया? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये ग्रॉस रिसीट, टर्नओवर और सेल ऑफ सर्विस कितनी हुई है कैसे पता चलेगा? या तो GST के रिटर्न देख लो, GSTR 3B देख लो, GSTR 3B देख लो, GSTR 1 देख लो, या GSTR 9 देख लो। क्योंकि ये 50 लाख रुपए की अगर सेल हो गई, इसका मतलब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा। लेकिन अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे कि मेडिकल एडिकल वाले हैं। मेडिकल वालों को कुछ छूट मिली है, एजुकेशन वालों को कुछ छूट मिली है, नहीं रजिस्टर्ड होते हैं। फिर कैसे देखेंगे? उनका करंट अकाउंट। सर अगर करंट अकाउंट नहीं है तो? अरे बेटा, करंट अकाउंट नहीं है तो वो बिजनेस ही कहाँ है? बिजनेस की परिभाषा में ही फॉल नहीं करता है वो। करंट अकाउंट नहीं है तो बिजनेस सेविंग अकाउंट से बिजनेस का काम करेगा क्या? तो उसका करंट अकाउंट देखेंगे, इसमें कितना पैसा आया, कितना पैसा आया। इनकमिंग देखेंगे, मतलब करंट अकाउंट का टोटल क्रेडिट चेक करें, टोटल क्रेडिट चेक करें। सर लेकिन यहां पर कोई कैश और नॉन कैश का तो वेरिफिकेशन नहीं है, तो यानी कि कैश का पैसा भी मानेंगे? यस। उसके लिए क्या चेक करेंगे? कैश बुक देखेंगे। कोई डेली कैश बुक उसने मेंटेन करी हो, वो चेक कर लेंगे। टोटल फीस रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट्स, हम लोग भी मेंटेन करते हैं। कितना पैसा हमें अपने क्लाइंट से ले लिया, कितना लेना है, उसका एक कच्चा रिकॉर्ड बनाते हैं। उसको हिसाब से आप टोटल रिसीट कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे? 3 माध्यम से। या तो जीएसटी का रिटर्न देख लीजिए, सबसे आसान। दूसरा, बैंक का अकाउंट देख लीजिए। तीसरा, अगर कोई कैश बुक उसने हाथ से मेंटेन कर रखी है, उसका टोटल लगा लीजिए। ठीक है। जैसे डॉक्टर साहब के पास आप जाते हैं तो वो पर्चियां काटते हैं, 300 रुपए की एक, जो उनकी कंसल्टेंसी फीस होती है वो चार्ज करते हैं। वो आप देख लीजिए, टोटल लगा लीजिए, पता चल जाएगा कितना ग्रॉस रिसीट है। जितना भी आएगा उसका आधा प्रॉफिट डिक्लेयर कर दीजिए, उस पर जो टैक्स बनेगा वो टैक्स जमा करा दीजिए, और झंझट से मुक्ति पाइए। सबसे अच्छी स्कीम है ये, झंझट कुछ नहीं है इसमें। अगर आपको झंझट लेना नहीं पसंद है तो इसी स्कीम को ऑप्ट करिए, ठीक है। लेकिन अब आती है एक मजेदार बात, एक टर्निंग पॉइंट। इस लिमिट को इंक्रीज करके 75 लाख कर दिया गया है फ्रॉम असेसमेंट ईयर 25-26, यानी कि जो चल रहा है करंट वाला। बस कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है
कि 95% और मोर पैसा जो है, जो ग्रॉस रिसीट है, वो किस में होनी चाहिए? अकाउंट में होनी चाहिए। मतलब आपका एक ऐसा प्रोफेशन है कि आप कैश में पैसा लेते ही नहीं है, पूरा पैसा अकाउंट में लेते हैं। 95% से ज्यादा पैसा आप अकाउंट में लेते हैं। या अगर इसको दूसरी भाषा में कहें तो ऐसा समझ लीजिए कि कैश रिसीट इज लेस देन 5% इन अ फाइनेंशियल ईयर। कैश का जो पोर्शन है वो 5% या उससे कम है। ठीक है, बस सिर्फ लिमिट बढ़ेगी यहां पर। 75 लाख तक का टर्नओवर है, वो लोग भी ये स्कीम ऑप्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। बस कंडीशन क्या है कि 95% पैसा अकाउंट में आना चाहिए। अच्छा, क्या 50% वाले रेट में कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा, वो 50% ही रहेगा। मान लो आपका 75 लाख का टर्नओवर है, मान लो, एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं। मान लो आपका टर्नओवर 75 लाख है और आप 95% पैसा अकाउंट में लेते हैं। ठीक, तो आपका ग्रॉस, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? या ऐसा कहें इनकम फ्रॉम पीजीबीपी कितना होगा? वो होगा 37.50 लाख। अब इस पर अप्रोक्सीमेटली जो टैक्स बनेगा वो 12 लाख के आसपास का बनेगा, बल्कि ज्यादा ही बनेगा मुझे लगता है। हाँ चलो मान लेते हैं 12 लाख रुपए। तो ये 12 लाख का टैक्स आप जमा करा दीजिए और इनकम डिक्लेयर करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो, अब 12 लाख जिसको टैक्स जमा कराना होगा, इससे तो अच्छा वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर ले। बोलो, बात समझ में आ गई? बोलो, यहां तक की बात समझ में आ गई सभी लोगों को? प्रमोद ठीक है। संदीप आप भी यस नो कर सकते हैं, कविता आप भी यस नो कर सकते हैं, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको यहां तक की बात बताई हुई समझ में आ गई है। चलो, अब आते हैं मजेदार बात पर। और वो बात ये है, मैं एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करता हूं। मेरे पुराने बैचेस में के सेशन में एक बच्चे ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा। वो क्वेश्चन ये पूछा कि सर हमारे घर के पास में एक पंडित जी रहते हैं, पंडित जी रहते हैं। अब आप मुझे ये बात बताइएगा अपने अपने विवेक से। उस बच्चे ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, सर मेरे घर के पास एक पंडित जी रहते हैं, पंडित जी एक मंदिर में पूजा करते हैं, और मान लो पूजा करके उन्हें 10,000 रुपए महीना मिलता है। मान लो किसी ट्रस्ट का एक मंदिर है, पुजारी जितने भी होते हैं उनको तनख्वाह मिलती है, अगर वो किसी बड़े मंदिर में पूजा करते हैं तो मान लो 10,000 रुपए महीना पंडित जी को मिलता है। वो तो पैसा हो गया उनकी सैलरी। अगर एक पंडित जी को तनख्वाह मिलेगी तो वो पैसा हो गया सैलरी। वो कहां पर टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में, जिसमें उनको 1,20,000 उनकी सैलरी होगी, 50,000 या 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, और जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन मान लो उन पंडित जी के पास कुछ लोग आ गए, जैसे कि आप लोग या हम लोग चले गए, और हमने कुछ दान कर दिया डायरेक्टली। हमने कहा भाई आज हमारे घर में श्राद्ध है, और ये लीजिए पंडित जी 101 रुपए। फिर कल हम गए, हमने कहा आज हमारे हैप्पी बर्थडे है, ये लीजिए 501 रुपए। उसके बाद हमने, मान लो अपने घर में कोई कथा वथा कराई, पंडित जी को बुलाया और 2,100 रुपए दे दिया पंडित जी को। ठीक है, पंडित जी का 2,100 रुपए हो गया। उसके बाद मान लो मैंने एक नई गाड़ी खरीदी, नई कार खरीदी, मंदिर पे लेकर के गए, और वहां पर गए पंडित जी को 1,100 रुपए दे दिया। अब ऐसा करते करते पंडित जी के पास पूरे साल में 15-20 लाख रुपए आ गए। पंडित जी पंडित जी इतने धनवान व्यक्ति थे
कि बड़े बड़े उनके वो थे, क्लाइंट थे, जजमान थे, ठीक है। तो पंडित जी को 10-20 लाख रुपए आ गया पंडित जी के पास। तो अब वो आए हमारे पास आईटीआर भरवाने, क्योंकि इतना पैसा आ गया था उनके पास, उन्होंने मकान वकान भी खरीद लिया उससे। उस पैसे को उन्होंने खाते में जमा कराया, फिर मकान खरीद लिया, इनकम टैक्स की मान लो नोटिस आ गई, और इनकम टैक्स ने पूछा भाई ये पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास, ये पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास। ये जो 15-20 लाख रुपए पंडित जी के पास आए हैं, मुझे आप ये आंसर करिए कि क्या ये बिजनेस है या फिर ये प्रोफेशन है। जरा मुझे आप अपने विवेक से ये बात बताइए कि क्या ये बिजनेस है या ये प्रोफेशन, क्या काम है। देखो, अगर बिजनेस होगा तो 6% या 8% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, अगर प्रोफेशन होगा तो 50% दिखाना पड़ेगा। संदीप जी ने कहा गिफ्टेड अमाउंट है, गिफ्टेड अमाउंट है। प्रमोद ने कहा अदर इनकम है। और कोई जवाब? कविता? ये मेरे पुराने बैच में एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कई सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। किसी ने कहा गिफ्टेड अमाउंट है। संदीप बेटा, गिफ्ट की परिभाषा क्या होती है? संदीप ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। अब मैं पूछता हूं, मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूं, आप सभी लोग बताएं। संदीप भी बताएं, प्रमोद भी बताएं, कविता जी भी बताएं, गिफ्ट की क्या परिभाषा होती है, ये गिफ्ट कैसे हो जाएगा। जरा गिफ्ट की डेफिनेशन में चलते हैं। गिफ्ट की परिभाषा है बेटा कि हमने आपके साथ कुछ कर दिया, लेकिन हमें बदले में कोई अपेक्षा नहीं है आपसे। जैसे मान लो संदीप की माता जी के नाम एक मकान था, और माता जी ने वो मकान संदीप को गिफ्ट कर दिया। क्या बदले में संदीप से माता जी ने कुछ मांगा? हाँ, ये जरूर कहा होगा सेवा कर देना मेरी, लेकिन उन्होंने क्या पैसा मांगा? मान लो 30 लाख का मकान माता जी ने अपने बेटे संदीप के नाम गिफ्ट कर दिया, लेकिन क्या उन्होंने ये कहा संदीप बेटा मुझे 30 लाख रुपए दो? लेकिन अगर वो मकान किसी और को बेचती तो वो उससे 30 लाख रुपए लेती। उन्होंने मकान बेचा, उससे पैसा लेंगे, मतलब कंसिडरेशन है। और गिफ्ट के अंदर हमेशा कंसिडरेशन मिसिंग होता है। गिफ्ट की परिभाषा तभी पूरी होती है जब एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ देता है, और बदले में दूसरा आदमी पहले आदमी को कुछ नहीं देता है। मंदिर में आप गए और आप 101 रुपए दान पेटी में डाला है, उसे बोला जाता है डोनेशन, चंदा देना, गिफ्ट नहीं बोला गया। मैंने अपने अकाउंट से 50 लाख रुपए की चेक बनाई और संदीप को चेक बना करके दे दिया, और मैंने कहा संदीप मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये पैसा ले जाओ, वापस भी मत करना। अगर वापस करने के लिए बोल दिया तो ये गिफ्ट नहीं हुआ। वापस भी मत करना, ले जाओ, बस दान खाते में रख लो अपने पास। क्या ये गिफ्ट है? द आंसर इज यस, ये गिफ्ट है, क्योंकि मैंने संदीप को 50 लाख रुपए दिए और बदले में मैंने संदीप से कुछ नहीं लिया, और ये गिफ्ट है। और मजेदार बात यह है कि ये गिफ्ट 100% टैक्सेबल है। और आप सब लोग सही कह रहे हैं, अगर ये गिफ्ट है तो यह इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल है। आप दोनों लोग एक ही बात कह रहे हैं, संदीप जी और प्रमोद, और बाद में संदीप का आंसर चेंज भी हुआ। बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी दोनों लोग एक ही बात कह रहे हो। अब संदीप का आंसर फिर से बदल गया, सर ये प्रोफेशनल इनकम है। अच्छा, बिजनेस क्यों नहीं है ये बता दो। कोई ये नहीं कह रहा कि बिजनेस है, सब लोग कह रहे हैं प्रोफेशनल इनकम है, अदर इनकम है, गिफ्ट है, फलाना है, ढिमाका है। बेटा गिफ्ट तो नहीं है, ये बात पक्की हो गई। अगर गिफ्ट नहीं है तो ये अदर इनकम भी नहीं है, ये भी बात पक्की हो गई, क्योंकि गिफ्ट अदर इनकम में ही टैक्सेबल होती है, दोनों एक ही चीज है। अब कंफ्यूजन आता है, ये बिजनेस है या प्रोफेशन है। बेटा बिजनेस की एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन है, वो ये है कि वहां पर कुछ प्रोडक्ट होगा। जैसे कि मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है, ये स्टेपलर है मेरे पास, मैं अगर इसे खरीदूंगा बेचूंगा तो ये मेरा बिजनेस है, मेरे पास प्रोडक्ट है। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट मिसिंग होगा, जैसे कि डॉक्टर ने अपनी कंसल्टेंसी दी, कोई प्रोडक्ट है नहीं है, सर्विस है। लीगल लॉयर ने
अपनी लीगल कंसल्टेंसी दी, क्या कोई प्रोडक्ट है? नहीं है, सर्विस है। तो क्या ये बिजनेस है? नहीं है, ये प्रोफेशनल। आर्किटेक्ट ने अपनी सर्विस दिया, नक्शा बना के दिया, क्या कोई प्रोडक्ट दिया? नहीं, उसने अपनी सर्विस दिया। बिजनेस और प्रोफेशन का एक फाइन लाइन का अंतर है। बिजनेस में हमेशा एक प्रोडक्ट होगा और सर्विस में प्रोडक्ट नहीं होगा, प्रोफेशन में भी प्रोडक्ट नहीं होगा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं आप आज आपको एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, क्या मैं कोई प्रोडक्ट दे रहा हूं आपको? मैं कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा, मैं नॉलेज दे रहा हूं। मैं स्किल बेस्ड काम कर रहा हूं। ये मेरी स्किल है कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, जिसकी मैं आपसे फीस चार्ज कर रहा हूं। तो क्या ये गिफ्ट है? ये गिफ्ट नहीं है। मैं आपसे फीस ले रहा हूं और मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। पंडित जी की बात पर वापस आ जाते हैं। पंडित जी के पास भी एक स्किल है। वो कौन सी स्किल है? वो है पुजारी की स्किल, पूजा कराने की स्किल। कथावाचक हैं वो, कथा पढ़ते हैं। वो किसी और को नहीं आती है। हमको आपको आती है क्या? नहीं आती है। पंडित जी को ही आती है। वो मंत्र वगैरह जो वो याद करके आते हैं, नौ ग्रह की पूजा करवाते हैं, वो किसको है? पंडित जी को पता है। उन्होंने आशीर्वाद देने का भी 101 रुपए ले लिया, ठीक है, क्योंकि उनका आशीर्वाद लगता है, शायद ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है। तो पंडित जी की स्किल का उनको पैसा मिलता है। जैसे पंडित जी गए 13वीं का कहीं खाना खाया जा करके, ठीक है, जैसे ही वो 13वीं का खाना खा करके आए, उन्हें खूब सारे पैसे मिल गए। तो वो उनकी स्किल है। अब पंडित की जगह पर किसी और को थोड़ी ना बैठा के खाना खिला देंगे। पंडित को ही खिलाना है तो पंडित को ही खिलाएंगे, ठीक है। मतलब कुछ तो है उनके अंदर जो वो सर्विस डिलीवर कर पा रहे हैं, जिसका उन्हें पैसा मिल रहा है। तो एक बात तो ये पक्की हो गई है, प्रोफेशनल इनकम है। मतलब आ जाओ, अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पर। सेक्शन 44 AD नहीं लग सकता क्योंकि वो बिजनेस क्लास वालों के लिए है। सेक्शन 44 ADA लग सकता है क्योंकि वो प्रोफेशनल्स के लिए है। लेकिन मजेदार बात यह है कि पंडित जी को 44 ADA नहीं मिलेगा। पंडित जी को 44 ADA नहीं मिलेगा। अब आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं मिलेगा? कोई कारण तो होगा कि मैंने ये मना कर दिया। मैंने ये तो कहा कि वो प्रोफेशनल है, लेकिन मैंने ये कहा कि वो 44 ADA लेने के एलिजिबल नहीं है। बताओ क्यों? दिमाग लगाओ, मजेदार पॉइंट है। सर्टिफाइड होना चाहिए, चलो कुछ कुछ ठीक बोला, कुछ कुछ ठीक बोला। अरे, अगर किसी पंडित ने एक बड़ी संस्कृत विश्वविद्यालय से एक डिग्री ले आया, पंडित, कि मुझे संस्कृत के उच्चारण का, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, मैंने ग्रेजुएशन किया, संस्कृत की यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, वो डिप्लोमा कराती हैं, वो ग्रेजुएशन कराती हैं, वो ले आया, सर्टिफाइड हो गया। अब बताओ, मैं कहता हूं अभी भी 44 ADA नहीं मिलेगा। कुछ कुछ ठीक पहुंच गए प्रमोद जी, थोड़ा सा और। मैं कहता हूं पंडित जी सर्टिफाइड हैं, नहीं मिलेगा, लेकिन बताओ क्यों? बताओ भाई संदीप, कुछ तो दिमाग लगाओ। असल में इसका एक कारण है जो अभी आप लोगों को हमने बताया ही नहीं है। वो कारण ये है कि इसकी एक लिस्ट निकली हुई है। सेक्शन 44 ADA को लेने के लिए कुछ चुनिंदा प्रोफेशन है जिनको अलाउ किया गया है। बाकी के लोग जो उस लिस्ट में नहीं आते हैं, वो ITR 3 फाइल करेंगे और अपना प्रोफेशनल इनकम दिखाएंगे। लेकिन सेक्शन 44 ADA का बेनिफिट वो नहीं ले सकते। वो लिस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू करी है। और वो लिस्ट कौन सी है, अब आपको हम ये दिखा देते हैं। चलिए, वो लिस्ट ये है आपके सामने। वो लिस्ट है, सिर्फ लॉयर ले सकता है, सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन का डॉक्टर ले सकता है, सिर्फ एक इंजीनियर ले सकता है, कोई भी अकाउंटेंट यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी टेक्निकल कंसल्टेंसी देने वाला। टेक्निकल का मतलब, टेक्निकल का मतलब पंडित जी क्या आते हैं टेक्निकल? पंडित जी फिलोसफी वाली कंसल्टेंसी में आते हैं, टेक्निकल में नहीं आते। ठीक है। टेक्निकल में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, या कोई भी इंटीरियर डेकोरेटर, या कोई एनी अदर प्रोफेशन जो कि CBDT ने नोटिफाई किया और किया हुआ है। पता है किसको किया? कंपनी सेक्रेटरी,
चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, और भी बहुत सारे लोग हैं। इसकी एक लिस्ट है पूरी, 15-20 लोग हैं। सिर्फ वो लोग ही 44 ADA ले सकते हैं जिसमें पंडित जी नहीं आते हैं। पंडित जी प्रोफेशनल तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो 44 ADA नहीं ले सकते। बोलो बात समझ में आई? ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन हो सकते हैं कि जो प्रोफेशंस तो होंगे, लेकिन वो 44 ADA लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कमीशन की अगर इनकम है तो वो 44 AD नहीं ले सकता। उसी तरह से यहां पर एक लिस्ट दे दिया कि इतने लोग ही 44 ADA को ले सकते हैं, बाकी के लोग नहीं ले सकते। बोलो बात समझ आ गई? बोलो बात समझ आ गई? अब मुझे एक बात और क्लियर करो। मान लो एक डॉक्टर साहब हैं, मान लो एक डॉक्टर साहब हैं और उनकी दो तरह की इनकम है। पहली इनकम तो ये वो क्लिनिक में बैठते हैं और पर्ची कटती है, कंसल्टेंसी फीस लेते हैं। दूसरी इनकम ये उनका बगल में उनकी दुकान भी है जिसमें वो दवा बेचते हैं, जिसमें वो चश्मा बेचते हैं। मुझे ये बताइए कि पहली वाली इनकम कंसल्टेंसी की किस प्रेजेंटिव इनकम में आएगी, बिजनेस वाले में आएगी या प्रोफेशन वाले में आएगी? और दूसरी वाली जो दवा और चश्मा बेचने वाले की है, वो सेक्शन 44 AD में आएगी या वो सेक्शन 44 ADA में आएगी? जरा मुझे इसका क्लैरिफिकेशन करिए। 1 और 2 करके करिएगा और सेक्शन का नाम लिखिएगा। ऑप्शन नंबर 1, कंसल्टेंसी की इनकम 44 AD में आएगी या ADA में आएगी? और ऑप्शन नंबर 2, जो उनका चश्मा बेचने का काम है या जो उनका दवा बेचने का काम है, वो सेक्शन 44 AD में आएगा या फिर ADA में आएगा? तो प्रमोद का मेरे पास जवाब आ गया, और वो ये आया कि नंबर 1 वाली जो इनकम है वो तो 44 ADA में। बिल्कुल सही जवाब आया। संदीप आप भी बोल सकते हैं, समझ में तो आ रहा होगा। और दूसरी वाली PGBP में टैक्सेबल होगी। बहुत बढ़िया जवाब, बिल्कुल सही, परफेक्ट है ये आंसर, परफेक्ट है ये आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। परफेक्ट है, परफेक्ट है। लेकिन पता है कुछ कंसल्टेंट क्या करते हैं, यहां पर कुछ गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, पूरी प्रोफेशनल इनकम और चश्मे वाली इनकम को जोड़ करके बिजनेस इनकम में दिखा देते हैं। क्यों दिखाते हैं पता है? क्योंकि बिजनेस इनकम में प्रॉफिट 6 और 8% डिक्लेयर करना है, और प्रोफेशन में 44 ADA में आपको प्रॉफिट 50% डिक्लेयर करना है। अब मान लो अगर, और दूसरी बात, पहला नुकसान तो ये है कि यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा डिक्लेयर करना है, और दूसरा नुकसान ये है कि इनकी लिमिट भी बहुत कम है, 50 लाख रुपए। अब मान लो किसी की 2 करोड़ रुपए की सेल हो गई सब मिला करके, तो पता चले कि इस स्कीम को ले ही नहीं सकते, तो लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में 44 AD में डिक्लेयर कर देते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? क्या ऐसा करना चाहिए? क्या रॉन्ग है? हाँ रॉन्ग है, परफेक्ट। ये गलत है, ऐसा करना गलत है। लेकिन मजेदार बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया, पिछले साल में ही किया, और बहुत सारी नोटिसेस आई। गलत है, मिक्सअप दोनों का अलग अलग कैटेगरी में है, हाँ है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, सरकार को ये पता कैसे चलता है कि ये बिजनेस की इनकम है या ये प्रोफेशन की है? सरकार को ये पता कैसा चलता है कि ये बिजनेस की इनकम है या प्रोफेशन की है? आप तो सोचेंगे कि हमने तो जो कर दिया सब सही है, लेकिन गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है? कुछ तो खुफिया तंत्र होगा। वो उस तंत्र का नाम है AIS, TIS और 26S। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, और 26AS, इसके थ्रू पता चलता है। अगर आपका टीडीएस 194H में कटा है तो यह कमीशन की इनकम है, और कमीशन की इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। अब आपने वहां वो टीडीएस कटा है 194H में, और आपने इसको बिजनेस इनकम दिखा दिया, 44 AD ले लिया, क्या ये सही है?
क्या ये सही है? जैसे ही TDS 194H में कटा, मतलब वो कमीशन इनकम है, उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेकर के जाना है। अगर सेक्शन 194JA में कटा, तो आपकी वो प्रोफेशनल इनकम है डॉक्टर की। जैसे ही 194JB में कटा, वो आपकी टेक्निकल कंसल्टेंसी है, ये कहाँ जाएगी? 44ADA में। समझना ध्यान से। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, गलत रिटर्न फाइल करते हैं, बाद में नोटिस आ जाती है। बोलो, बात समझ में आई? ये कैसे पता चलेगा कि ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी की है? सेक्शन 194I में TDS कटा होगा, IA में भी कटा होगा, IB में भी कटा होगा। अब ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, और आप इसको ले गए PGBP में, तुरंत पता चल जाएगा। सेक्शन 192 सैलरी का है। अब सैलरी का तो सबको क्लियर है, इनकम फ्रॉम अदर, इनकम फ्रॉम सैलरी में। बोलो, बात समझ में आ गई? कुछ सेक्शंस हैं जिसमें TDS कटा होता है और वो दिखता है। आपको उसको देखने के बाद ये डिसाइड करना है कि ये इनकम किस हेड में टैक्सेबल होगी। अगर आप हेड की गलती करेंगे, तो आप टैक्स चोरी के इल्जाम में पकड़े जाएंगे। ठीक है? अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी का बिजनेस इनकम में दिखाया तो पकड़े जाएंगे, कमीशन इनकम को बिजनेस में दिखाया तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि सेक्शन 44AD का यूज सभी लोग करना चाहते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? अब सेशन को एंड करेंगे, और कल के सेशन में हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। थोड़ा सा इस टॉपिक में बच गया है, कल के सेशन में हम पूरा वाइंड अप कर पाएंगे। कल पक्का लेकिन हो जाएगा, थोड़ा सा बचा है, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा आपको डिटेल में बताएं इसके बारे में कि गलतियां कहाँ होती हैं।